नमस्कार, मैं अतुल जैन, हिंदी न्यूज़ चैनल नेताना के 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अंधेरी विधानसभा में हैं, जहां पर हमारे साथ सलीम मापखान जी है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुंबई के उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस में पिछले कुछ समय से, जैसे अजीत पवार साहब उप मुख्यमंत्री हुए हैं, उसके बाद बहुत एक सामंजस्य हो गया है कि कार्यकर्ता कहाँ पर है, ये सबसे बड़ा सवाल है, वो पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी बारे में हम सलीम मापखान जी से पूछेंगे कि सर, आपका हार्दिक स्वागत है नेता नगरी चैनल पर। थैंक यू। सर, आज यही सवाल सबके मन में सामंजस्य बना हुआ है कि एक तो शरद पवार जी कहते हैं कि मैं सरकार में नहीं हूँ, अजीत पवार जी जहाँ उप मुख्यमंत्री हैं, सलीम मापखान साहब कहाँ पर हैं? मैं शरद पवार साहब के साथ में हूँ और उनके साथ ही रहेंगे हम लोग। जैसे पवार साहब की जो सोच है, विचारधारा है, उनकी सोच और विचारधारा ये है कि जो ये फ़िरका परस्त ताकत है बीजेपी जैसी, जो इस देश के अंदर धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रही है, उसको दूर रखना है, उससे दूर रहना है। और यही आइडियोलॉजी हम लोग भी लेके चलते हैं। इसीलिए हम पवार साहब के साथ में हैं, उनके मानने वाले हैं और हम लोग इसी पे आगे चलेंगे। आने वाले इलेक्शन में इसी पे हम काम करेंगे। सर, लेकिन आप कैसे देखते हो कि अजीत पवार साहब कई सालों से शरद पवार साहब के एक बहुत करीब थे, उनके घर के मेंबर हैं, इतना बड़ा डिसीजन लेना और अपने ही राष्ट्रवादी पार्टी को एक दो गठ में बांट देना, आप किस तरह देखते हैं? ये क्यों होना चाहिए था और या ये हुआ तो फिर इसे आप किस नज़र से देखते हैं? ये सबसे पहली बात होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर ये हुआ है, सबने देखा है ये हुआ है, तो इससे राष्ट्रवादी पार्टी को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। क्योंकि जो गए हैं वो एमएलए गए हैं, नेता गए हैं, जो कार्यकर्ता है, जो विचारधारा पहले से रखता था फिरका परस्त ताकत के खिलाफ, वो अभी भी पवार साहब के साथ में है, राष्ट्रवादी के साथ में है। अगर आपने देखा होगा कि जो लोग गए हैं वहाँ पर, हमारे अजीत पवार साहब है, भुजबल साहब है, धनंजय मुंडे हैं और भी लोग हैं, तो इनके जाने से कार्यकर्ता नहीं गए हैं। आपने देखा होगा कार्यकर्ता मुश्किल से 10% भी जो है गया नहीं है। सर, ये बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता गया नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता आधे अजीत पवार साहब के साथ जुड़ने को देखते हैं। जैसे हमारे विभाग के अंधेरी के जैसे बबन मदने जैसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वो यही बात होती है कि कुछ लोग अजीत पवार साहब के साथ चले गए। लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे साहब ये कहते हैं कि अंदर से सब एक है, बताते कुछ अलग है। ये क्या बात है? नहीं नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। इस बात को हम नकारते हैं कि दोनों एक है। दोनों एक नहीं है। पवार साहब बहुत ईमानदारी के साथ में अभी जो नया अलायंस बना है इंडिया के साथ में है, और ये जो एनडीए है इसको सत्ता से हटाने के लिए पवार साहब और जो भी महाविकास आघाड़ी के और इंडिया के जो पूरे नेतागण है, ये पूरे दिल से काम कर रहे हैं। इसमें कोई भी संदेह करने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को और वोटर को कंफ्यूज करने के लिए ये एक बॉल डाला जाता है। सर, आपने इंडिया और एनडीए पे आने की कोशिश की है, अभी तो मैं भी एनडीए पर आऊँगा कि जिस तरह मोदी जी ने, आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, पिछले 9 साल में जो उन्होंने काम किया उसका मोदी @9 के माध्यम से बहुत सारा उन्होंने प्रचार किया है और जो काम किए लोगों के सामने लाने की कोशिश की है, एक आम इंसान के तौर पे और एक जो आप पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, तो किस तरह देखते हैं मोदी जी ने जो किया वो सही नहीं किया, ऐसा आप मानते हो? क्या एक्चुअली क्या विषय क्या है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इसके ऊपर बात करने के लिए बहुत लंबा है, लेकिन मैं बहुत कुछ 2-4 विषय है उसके ऊपर ही बात करना चाहूँगा। अभी अगर आप देखते हैं जो 200 रुपया गैस के बाटले का कम हुआ है, तो जब 2014 के पहले जब यूपीए की सरकार थी तो उस वक्त गैस का बाटला 400 रुपये का था और ये लोगों ने बहुत चिल्लाया था महंगाई के नाम पर। और आपने देखा है कि अभी यही बाटला जो है 1200 का हो गया है। तो अब तो 9 साल में गैप फर्क पड़ता है? 9 साल का गैप का जो रेट है उसमें फर्क पड़ना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? नहीं, आपने क्या वादा करके आए थे, आप उस वादे को याद करो। मुझे क्या लगता है इसकी बात नहीं है। आपने क्या वादा किया था, आप उस पर कायम रहो। आपने ये किया था कि पेट्रोल जो है मैं 35 रुपया करूंगा। आपने वो नहीं कि आज पेट्रोल 100 के ऊपर चला गया है। आपने देखा होगा डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था, इसका टोटल फेलियर है।
आरबीआई के गवर्नर भी बोल रहे हैं और सारे एक्सपर्ट जो हैं वो इस बात को एग्री करते हैं कि डीमोनेटाइजेशन जो है ये कंप्लीट फेलियर था। और जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो अलायंस बना है एनडीए के खिलाफ, उसने अपना नाम जो है इंडिया रखा, तो इसके लिए अब पूरे हमारे देश का नाम ही चेंज किया जा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से आप डर गए हो इस नाम से या इस ताकत से, ये नहीं होना चाहिए। आज हम भारत भी कहते हैं, हम इंडिया भी कहते हैं, हम हिंदुस्तान भी कहते हैं। आप इतना नीचे आके राजनीति करना ठीक नहीं है कि अगर कोई अलायंस का नाम इंडिया हो जाता है तो मैं पूरे देश का ही नाम चेंज कर दूँ, क्योंकि आज कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल के ऊपर हमारा देश जो है इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। आप बहुत समय से राजनीति में हो, लेकिन अभी एक ऐसा दौर आ गया कि अचानक में कि जैसे आपने भी अभी कहा कि 40-40 आमदार एक पार्टी से फूट जाते हैं और जैसे राष्ट्रवादी से भी फूट गए, तो ये जो राजनीति आप देख रहे हैं, एक आप कितनी सेफ समझ रहे हो? क्योंकि आने वाले दिनों में लोग वोटिंग करेंगे तो किस तरह करेंगे और कैसे करेंगे? क्योंकि वोटिंग किया था पिछले विधानसभा में किसी और को और बैठे कोई और वो बैठने के बाद भी और कोई बैठे, यानी क्या चल रहा है ये राजनीति में? एक्चुअली क्या हो रहा है? क्योंकि आप तो बहुत पुराने एक पॉलिटिकल लीडर के माध्यम से जाने जाते हो। ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं वोटर के साथ में विश्वासघात हो रहा है, लेकिन ये 2024 के अंदर सब सही हो जाएगा। क्योंकि ये जो कर रहा है और करवा रहा है, ये आप भी जानते हैं, ये बीजेपी पार्टी कर रही है और ये अपनी सेंट्रल एजेंसीज जो है उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग करके ये प्रेशर लाके ये सब काम हो रहा है। अब 2024 के अंदर जब यही नहीं रहेंगे तो ये सब चीज़ें भी नहीं होगी। सर, अभी इंडिया की आपने बात की, हमारे अंधेरी में ही ये मीटिंग, मुंबई में ये मीटिंग हुई इंडिया की, जो सबसे बड़ी मीटिंग हुई। सारे देश के बड़े नेता, बड़े बड़े पार्टी के नेता जो आए थे। लेकिन सर क्या देखते हैं आप किसी को समझेंगे कि ये प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए योग्य रहेगा? आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, शरद पवार साहब तो बहुत उम्र हो चुकी है, इसलिए उनका नाम तो कोई लेने को तैयार नहीं है, लेकिन आप तो चाहेंगे कि शरद पवार साहब प्रधानमंत्री बने। तो सर क्या देखते हैं आज अभी की परिस्थिति क्या है? आप नहीं, बेशक हम लोग चाहेंगे कि शरद पवार साहब जो है, इतना एक्सपीरियंस है उनको राजनीति का, इस देश को चलाने का जो एक्सपीरियंस उनका है, उन्होंने इस 50-55 साल की जो उनका वर्किंग पीरियड रहा पॉलिटिक्स के अंदर, उसके अंदर उन्होंने काफ़ी पदों पे रहा है। डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर रहे हैं, सीएम रहे हैं एंड मैनी मोर थिंग्स उन्होंने किया है। और देखा होगा आपने, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी और जब भूकंप आया था, डिजास्टर मैनेजमेंट का चेयरमैन उनको बनाया गया था बीजेपी की सरकार के अंदर। तो कहीं ना कहीं सारे लोग उनके एक्सपीरियंस को मानते हैं। तो मैं समझता हूँ पवार साहब जो है एक बेस्ट कैंडिडेट है पीएम के लिए। और रहा सवाल एज इज जस्ट अ फैक्टर। आज भी पवार साहब आपकी और मेरी तरह भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, और शायद मैं ये कहूँगा कि आपके और मेरे से ज़्यादा ही कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये उम्र में करना। तो एज एक फैक्टर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, लेकिन जैसे शरद पवार साहब, अगर आगे पीछे विषय होता है तो सर इतने लोग हैं, सब लोग चाहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, तो आप इसके लिए किस तरह देखते हैं सर? मैं समझता हूँ कि ये बातें जो है कि अगर जब रिजल्ट आ जाता है 2024 का, उसके बाद ये सब बैठे और एक मिलजुल के बातचीत करके एक कॉमन कैंडिडेट निकाले, मुझे लगता है ये बेटर होगा। सर, अभी जैसे आपने कहा है तो आने वाले विधानसभा चुनाव सब होंगे, तो उस समय समझो राष्ट्रवादी की एक मीटिंग समझो आप लेंगे, तो आज अजीत पवार साहब का गठ है, शरद पवार साहब का जो समझो टीम है, तो आपको एक उपाध्यक्ष हो, एक हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं होगा। हम शरद पवार साहब के मानने वाले हैं, फॉलोअर है। और आपने देखा होगा अंधेरी से अगर आप गिन चुन के नाम भी लोगे तो गिने चुने 1-2 लोग हैं जो गए हैं, बाकी पूरा अंधेरी जो है कार्यकर्ता पूरा एक तरफ है, पूरा मुंबई एक तरफ है। सलीम आप खान साहब, अभी जैसे आप देखते हैं, हम आप बहुत साल से पॉलिटिक्स में है, लेकिन कभी भी चुनाव लड़ने की बात आगे नहीं आती है। आने वाले समय में सलीम आप खान साहब उम्मीदवार होंगे विधानसभा के? देखो अभी क्या सिचुएशन बनती है, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा।
जैसे कि अभी महाविकास आघाड़ी है तो उसके अंदर शिवसेना की सीट हो या राष्ट्रवादी की सीट हो, कांग्रेस की सीट हो, उसमें कुछ कुछ झगड़े होने की संभावना आपको लगती है? क्योंकि ये सीट जब बंटवारा होगा तो बहुत सारे लोग होंगे जो नाराज़ होंगे, वो नाराज़ लोग को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा आप जैसा कह रहे हो कि खींचतान नहीं होगी। मेंटली महाविकास आघाड़ी में जो शिवसेना है, एनसीपी है, कांग्रेस है, मेंटली दे आर प्रिपेयर्ड कि हमें कहाँ कहाँ लड़ना है। ठीक है, कुछ सीटों पे थोड़ा सा खींचतान होगी, पर खींचतान एक टेबल पर बैठ के होगी, वहीं पर बात होगी, उसका रास्ता वहीं पर निकलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये थे सलीम माब खान साहब, जिन्होंने अंधेरी विधानसभा में क्या होगा उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से, और मुंबई में किस तरह से लोग शरद पवार साहब के साथ जुड़े हैं और राष्ट्रवादी बरकरार किस तरह रखी जाएगी वो इन्होंने आज बता दिया है। तो राष्ट्रवादी भले दो कटों में बटी है लेकिन उतनी नहीं टूटी है जितनी आप समझते हो, ऐसा सलीम माब खान जी का कहना है। मैं अतुल जैन, हिंदी न्यूज़ चैनल नेता ने 24/7। थैंक यू।